You ready? So, good afternoon, student. I'm back here with your MIL class. Today, we are going to have a poem. The name of the poem is Ye Yeha Dantrit Muskan. Before that, I want to show you that in my last video, I explained you a poem which was Torti Patthar, and hope you have understood the poem through my explanation. So you please try to write the question answer, and if it is possible, then you reply me with the answers notes so that I can check your answer. So बच्चों, आज जो कविता मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उस कविता का नाम मैंने पहले भी आपको कहा है, यह दंतरित मुस्कान। यह कविता नागा अर्जुन जी द्वारा रचा गया है। हम देखते हैं कविता जो कवि लिखते हैं अपने सोच से लिखते हैं, लेकिन ये कविता थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस कविता को इस कविता का रचने के पीछे एक कारण था। कारण था यह कि कवि जो थे, कवि नागार्जुन जो थे, वो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान थे। घुमक्कड़ प्रवृत्ति मतलब घूमने की आदत रखने वाला, या फिर जो हमेशा घूमने में व्यस्त रहते हैं या हमेशा घर से दूर रहते हैं। तो ऐसे ही इंसान थे कवि नागार्जुन जी। और एक दिन ऐसा होता है कि कवि नागार्जुन जी अपने घर लौटते हैं, और जब वो घर लौटते हैं तो उन्हें एक दृश्य दिखाई देता है जो वो बहुत दिनों से इस दृश्य से वंचित थे। वो दृश्य क्या था? उसी दृश्य को उसने अपने कविता में कविता का रूप दिया। उसने अपनी कविता का रूप दिया, और इसी पल को जब वो दृश्य उसने देखा तो वो एक कविता का रूप बन गया उसके लिए। चलिए आज उसी कविता के बारे में हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कविता में कवि ने अपने ही बच्चे के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले कविता का जो नाम है या टाइटल है, यह दंतरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। तो कविता का पहला पंक्ति मैंने आपको पढ़कर सुनाया, और उसका टाइटल भी। कविता का टाइटल जो है, इससे कोई मतलब बनता है। सबसे पहले वो ये है कि दंत 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 मतलब होता है दांत। दांत के द्वारा किसी का मुस्कुराना। जब भी हम बड़े बच्चे जो भी है हम मुस्कुराते हैं, लेकिन एक बच्चा का मुस्कुराहट का अनुभव कुछ और ही होता है। स्पेशली जब एक छोटा बच्चा हो। तो कवि का जो बच्चा था वो छोटा था उम्र में, और उसी मुस्कुराहट की जो कहानी है इस कविता के पीछे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कवि जब अपने बच्चे को देखते हैं तो अपने बच्चे की दंतरुत मुस्कान को अनुभव करते हैं, और वो बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतरुत मुस्कान मृत्यु में भी डाल देगी जान। वो यह कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दंतरित मुस्कान है मेरे बेटे, वो एक मृतिक शरीर में भी जान डाल सकता है। मृतिक शरीर मतलब एक मरा हुआ इंसान या एक मरा हुआ शरीर। पर एक कविता के आधार पर अगर देखा जाए तो कवि नागार्जुन का भाव यह है कि जो लोग उदास रहते हैं, जो लोग हमेशा चुपचाप सा रहते हैं, जो लोग अपने जीवन को एक बंद कमरा जैसा बना लेता है और किसी से बातचीत नहीं करते, वैसे लोग भी मृतिक शरीर पे जो यहाँ पर कहा गया है कि मृतिक में भी, तो मृतिक शब्द से उन्होंने उन लोगों को वर्णन किया है कि वो लोग जो उदास रहते हैं, चुपचाप सा रहता है, वो लोग के भी अंदर एक प्रफुल्लित जाग उठता है जब वो आपके मुस्कान को देखते हैं। धुली धूसर तुम्हारे ए गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। तो
कविता के तीसरी और चौथी पंक्ति में कवि हमें ये समझा रहे हैं कि, या फिर कवि ये कह रहे हैं कि बच्चे की जो उसके उसके बच्चे की जो तन था, मतलब गात गात का मतलब होता है तन, मतलब बदन। तो बच्चे का जो बदन था वो धूल से भरा हुआ था या फिर धूल से सना हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा था उससे, उस सना हुआ धूल से सना हुआ तन को देखकर, कि कोई तालाब से कोई कोमल, जलजात का मतलब होता है कोमल, कोई तालाब से कोई कोमल जो है वो कोमल निकल कर उसके झोपड़ी में आ गया हो, ऐसा प्रतीत उसे हो रहा था अपने बच्चे के धुली हुई शरीर या फिर धूल धूल से सना हुआ शरीर को देखकर। पांचवी और छठी लाइन में कवि कहते हैं, पिघल कर बन गया होगा परास पाकर तुम्हारी ही प्राण, पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि को ऐसा भी प्रतीत होता है कि शायद इस मुस्कुराहट की वजह से ही, इस मुस्कुराहट के वजह से और आपकी छुअन से, पारस मतलब छूना, आपकी छुअन से ही शायद वो बड़े बड़े पत्थर जो पाषाण होता है ना, वो जल बन गया होगा पिघल कर। ठीक है, मतलब जो लोग निर्दयी लोग हैं, ठीक है, जो लोग जो जिसको जिसको क्रोध ज्यादा आता है या फिर जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग आपके एक छुअन से ही बदल जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, अपने जीवन की राह को बदल देते हैं। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे पेड़ सफलिका के फूल, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे पेड़ सफलिका के फूल, बास था कि बाबुल। तो कवि कवि जी जो अब 7वीं और 8वीं लाइन पे ये कहना चाहते हैं कि बच्चे की छूने से या फिर बच्चे की छूने से ही मतलब सफलिका का फूल, सफलिका के फूल, मतलब आप लोग जानते हैं कि बांस या बाबुल, जो बांस है ना, बांस के मतलब हम लोग देखते हैं कभी कभार, बांस हमेशा पेड़ पौधों का फूल तो होता है लेकिन बांस का कम दिखाई देता है। बहुत सालों में एक कहावत भी है कि कितने सालों के बाद बांस में फूल आता है, जब भी बांस में फूल आता है तो फिर विपदा आती है दुनिया में, तो बहुत कम फूल देखे जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब उसके छूने से बांस या बाबुल की जो पेड़ है वो उसमें फूल आ जाते हैं, उसमें फूल लगते भी है और झड़ते भी है। और इस पंक्ति से, इस कथन से कवि का यह भी कहना है कि, या यह भी मानना है कि, या हमें यह समझाना चाहते हैं कि मतलब उनके खुद के अंदर, उनके खुद के अंदर जो जिस तरह के प्रवृत्ति के इंसान थे वो बदल रहे थे उसके बच्चे के मुस्कान को देखकर। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। मतलब जब बच्चा पहला बार उसके पिता को देख रहे थे, मतलब कवि को देख रहे थे, तो उसे पहचान नहीं पा रहे थे, तो उस चीज को बता रहे थे कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और ऐसे ही एक टुक मुझे देख रहे, मतलब एक और से देखना। मतलब हम लोग कभी कभी किसी चीज को देख के सरप्राइजिंगली उस लोग जब पहले बार देखते हैं या बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो हम लोग देखते ही रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चा जो था उसका, वो कवि को देख रहा था, तो कवि उसके बारे में कहते कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, इसलिए देखते ही रह गए अनिमेष, मतलब देखते ही रह गए एकदम एक एक टुक से। तो इस भाग का जो एक्सप्लेनेशन है, मैं उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि कवि अपनी कविता में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अभी अब इस बोर्ड को राफ करके दूसरा जो वो है वो लिखूंगा। थैंक यू।